हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बहुत ही खूबसूरत क्लास में जो कि विक्रांत कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एंड इन क्लासेस में हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम जो बात कर रहे हैं एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा खूबसूरत टॉपिक है आज की क्लास का, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहा है, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें करंट किस तरह से बिहेव करेगा, करंट का वेवफॉर्म कैसे आएगा, करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, क्या फेजर रिलेशनशिप रहेगी वोल्टेज और करंट के बीच में, इन सभी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की बहुत ही खूबसूरत क्लास में। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लासेस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने कमेंट जरूर वहाँ पर देकर हमको बताएं कि आपको ये क्लासेस अटेंड करके कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें हम प्योर कैपेसिटर की बात करेंगे। उस सर्किट में हम इंडक्टर और रजिस्टर को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। सपोज दिस इज द कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ अगर किया जाए कैपेसिटर का सिंबल को तो दो पैरेलल प्लेट को ड्रॉ करके हम कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर सिंबल फॉर द कैपेसिटर एंड इसको सी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस कैपेसिटर में हम वोल्टेज के तौर पर एसी इनपुट देंगे। वी आर गोइंग टू अप्लाई AC voltage source through this capacitor, that is V of t। इस कैपेसिटर में हमने AC सप्लाई दे रहे हैं एंड दिस AC सप्लाई इज नथिंग बट V of t which is equal to the V max, or I can write Vm sin omega t। तो कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस को और इंडक्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर कैपेसिटर में अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई देने पर कैपेसिटर सडन चार्ज हो जाता है। एंड चार्ज होने के बाद एक्चुअली कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहले हमको परिभाषा क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटर जो है ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन magnitude of voltage or change in the magnitude of line of forces, or we can say the magnitude of the voltage or the polarity of the voltage। basically अगर polarity में कोई changes हो रहा है या फिर magnitude में अगर changes हो रहा है voltage के, तो उस मटेरियल में कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जैसे हम शुरुआत से बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट सिंपली अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है रेजिस्टेंस। फिर हम आगे बढ़े, हमने इंडक्टेंस की बात करी, तो इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन या फिर करंट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो इंडक्टेंस की बात की जा रही है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कैपेसिटर, और कैपेसिटर में अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या फिर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही है तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या फिर वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होने का, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने का अपोज करती हो। ये तीनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है मेरे ख्याल से। इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। यहाँ पर चार्ज स्टोर होता है। जैसे अगर डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई अगर हम कैपेसिटर में देते हैं तो कैपेसिटर सडन चार्ज हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूस उसको एक वोल्टेज मिलता रहेगा, तो उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर डीसी की बात करें तो वहां पर कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो एसी में हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है। एसी अगर हम देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, देन पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा कैपेसिटर है चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा और कैपेसिटेंस की वहाँ पर वैल्यू एग्जिस्टेंस में बनी रहेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर में
AC सप्लाई वोल्टेज दिया है तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, करंट का वेव फॉर्म क्या रहेगा, करंट का फेजर डायग्राम क्या रहेगा, तीनों चीजों की हमें बातें करना होगी। ठीक है, सो बेसिकली हम जानते हैं कि करंट क्या होता है। करंट की परिभाषा की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के सापेक्ष में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो उस चार्ज के चेंज होने की रेट को ही हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। बहुत ही साधारण सी भाषा में कहें तो इट इज द सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेट की अगर बात नहीं कर रहे तो, और मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे, बहुत स्पेसिफिक वे में अगर जाएंगे तो करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। एंड अगर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की, सो हाउ वी कैन एक्सप्रेस मैथमेटिकली, अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर फिक्स रेट से चेंज हो रही है, फिक्स रेट से कम हो रही है, तो उस रेट को हम डिफरेंशिएशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन इज द टूल विच कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज अगर मैं बात करता हूं तो मैं यूज करता हूं डिफरेंशिएशन का। मैंने लिखा d/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इज t। एंड करंट की अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज को हम लिखते हैं Q से। तो कई बार हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि करंट I इज dq/dt। अगर इसको सिंपल साधारण शब्दों में पढ़े तो I इक्वल टू दी dq/dt, और साइंटिफिकली अगर उसको पढ़ें तो क्या होगा, द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। एंड हमने 11th और 12th और 10th में बेसिक साइंस पढ़ा है, और बेसिकली आपने 12th में पढ़ा है फिजिक्स में कि कैपेसिटर जो होता है, आई मीन जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नथिंग बट दिस कैपेसिटेंस C is multiply with the V is the voltage। ओके, सो अगर इस चार्ज की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट अप करता हूं, दिस इज Q इक्वल टू दी CV, एंड इसको अगर मैं यहां पे पुट अप करता हूं तो I of t इक्वल टू दी d/dt ऑफ Q की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे C.V। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और साइंस का कंसेप्ट है, और हमने हमारी स्कूल की क्लासेस में पढ़ भी रखा है। और V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू हम यहीं से लिखेंगे। V की वैल्यू जो हमें पता है, V ऑफ t इक्वल टू दी Vm sin ओमेगा t, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट अप करता हूं तो I ऑफ t क्या हो जाएगा, d/dt इक्वल टू दी C इंटू V की वैल्यू में ये वाली पुट अप करना जा रहा हूं, दैट इज Vm sin ओमेगा t। ये इस तरह से रहेगा, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। सो अभी तक जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया करंट का, I ऑफ t इक्वल टू दी d/dt ऑफ C इंटू Vm sin ओमेगा t। जो कांस्टेंट चीजें उनको मैं बाहर लिख देता हूं। सो कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास कैपेसिटेंस C, कांस्टेंट है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vm। सो C एंड Vm को मैं डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दूंगा, एंड मुझे क्या लिखना होगा, d/dt ऑफ साइन ओमेगा t। बहुत सिंपल सा है, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। सो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, और साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सब्स्टिट्यूशंस का रूल लगा के हम I ऑफ t इक्वल टू दी साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t हमने लिखा, एंड दीज आर द कांस्टेंट C Vm। C इज द कैपेसिटेंस एंड Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, अगेन जो ये ओमेगा है ये भी कांस्टेंट है, इसको ये तीनों चीजें मेरे पास कांस्टेंट है। सो I ऑफ t विल बी इक्वल टू दी ओमेगा विच इज कांस्टेंट। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस पर्टिकुलर
पार्ट के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, विच इज अगेन कांस्टेंट, एंड Vm which is maximum value of voltage and this is again it is constant, and बाकी बचा क्या, cos ओमेगा t। अगेन जो हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करी थी, cos साइन टर्म को साइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप में हमने पढ़ा है कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू दी कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को मुझे साइन के टर्म में लिखना हो तो आई हैव टू राइट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री दैट इज पाई बाई 2, और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगी ओमेगा सी इंटू वी एम। सो करंट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई ऑफ टी मुझे मिला है ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं विथ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, वी ऑफ टी इक्वल टू दी वी एम साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या मिली, आई ऑफ टी इक्वल टू दी ब्ला 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 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अभी हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले मैं इस फैक्टर को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूंगा। मैं यहां पर आपके साथ रिएक्टेंस की बात करूंगा। रिएक्टेंस की बात करेंगे किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप इसको समझे और इसको थोड़ा सा अच्छे से सुंदर से अगर लिखना चाहें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। अगर हम मैथमेटिक्स जानते हैं तो इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है। जो ओमेगा सी है मैं इसको डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूं, एंड ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एज इट इज अभी रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब मैंने इंडक्टिव सर्किट की बात करी थी तो वहां पे भी मैंने एक्सेल आपको कैलकुलेट करके बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करी थी। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूंगा। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी मेरे पास निकल के आया है, दिस 1 अपॉन ओमेगा सी इज नथिंग बट एक्सी। एक्सी क्या कहेंगे इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपने स्कूल की क्लासेस में बिल्कुल इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्सी विच इज टर्म्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड जब हम बात करेंगे इसको लिखने की तो आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू दी वी एम अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एंड दिस वी एम डिवाइडेड बाई एक्स सी कैन बी रिटन एज आई एम, कैन बी रिटन एज आई एम, and remaining term will be sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सुंदरता से लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जितना सुंदरता से इसको लिखा जा सके। ये Im क्या है, Im is Vm divided by Xc, and what is Xc? Xc is nothing but 1 upon ओमेगा c। ओके, तो ये हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करा। अब अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, मैं यहां पर अब दोनों इक्वेशन लिखना चाहूंगा। वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, वोल्टेज की इक्वेशन थी Vm साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या है, करंट की इक्वेशन है Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो क्या चेंज हुआ, केवल और केवल 2 चेंज हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2 चेंज हुए हैं। नंबर 1 चेंज इज द चेंज इन एंगल। करंट की वोल्टेज की अगर बात करें तो एंगल क्या था, ओमेगा टी। करंट की अगर बात करें तो एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री प्लस हो गया। इंडक्टेंस के टाइम हमने बात करी थी तो 90 डिग्री माइनस था। ओके, दूसरा चेंज क्या हुआ है, दूसरा चेंज वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू थी Vm, एंड यहां पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है Im, विच इज इक्वल टू दी Vm डिवाइडेड बाई Xc, which is equal to the Vm divided by 1 upon omega c। So दोनों को कंपेयर करके हमको ये समझ में आ रहा है कि जो Im है उसकी मैग्नीट्यूड है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो Vm से कम रहेगा, नंबर 1, और जो एंगल है वो पाई बाई 2 का एंगल डिफरेंस रहेगा। लेट अस ड्रॉ द वेव फॉर्म
of voltage and current in pure capacitive circuit. Let us draw the waveform of voltage and current of pure capacitive circuit and say suppose this is the waveform of voltage. This is the waveform of voltage and this is the maximum value in negative half cycle, which is minus Vm, and this one is the maximum value in positive half cycle, that is plus Vm, and this is nothing but the waveform of voltage, which is equal to the Vm sin omega t. Now let us draw the waveform of current. तो waveform of current simply 90 डिग्री प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री से करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज से आगे चलेगी, वोल्टेज से लीड करेगी। जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे थे तो वहां पर करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही थी, 90 डिग्री लेग कर रही थी। ये सिंपल सा डिफरेंस हमको याद होना चाहिए। 90 डिग्री आगे चलेगी का मतलब क्या है? अगर हम ये कहें कि वोल्टेज 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रहा था तो करंट जो है 90 से पहले 0 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा। और ये अगर 3π/2 पर यानी कि 270 डिग्री पर अगर मिनिमम हो रहा था तो वो यहां पर आके जो है वैल्यू चेंज मिलेगी, यानी कि 90 डिग्री पहले की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से देखिएगा आप, अगर इसको यहाँ पे 0 डिग्री पे ही मैक्सिमम करूँगा तो 90 डिग्री पर आकर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब बात करेंगे 180 डिग्री की तो 180 डिग्री पर ये क्या रहेगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम रहेगा। और 270 डिग्री पर अगेन ये 0 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो वेवफॉर्म बनता हुआ आपको दिखेगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मैं एंगल्स की वैल्यू भी लिख देता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, सो इस तरह से आपके वेवफॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। मैं एंगल की वैल्यूज लिख देता हूं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। तो आप बिल्कुल कंपेयर करके देखिए कि दोनों में ये 0 कहां पे हो रहा था? 90 डिग्री पे। और ये 0 कहां पे हो रहा है? वोल्टेज 180 डिग्री पे। तो एंगल डिफरेंस क्या है? ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल डिफरेंस क्या मिला? 90 डिग्री। वो भी करंट की वेवफॉर्म पहले चल रही है, लीड कर रही है। तो ये चीज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? क्या याद रखना है? करंट लीड by plus π/2 90 डिग्री विथ वोल्टेज। ओके, जो करंट है वो वोल्टेज से प्लस π/2 यानी कि 90 डिग्री लीड करता है। अब इसका हम फेजर डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं। फेजर डायग्राम अगर मुझे ड्रॉ करना हो, सो दिस इज द वेक्टर ऑफ वोल्टेज विच इज Vm, this the length of voltage Vm, and the length of current is what? Length of current is Im, which is little bit lower than Vm। तो इसकी साइज जो है, इसकी लेंथ Vm अगर ये है तो करंट की लंबाई थोड़ी सी कम रखना पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं करंट Im इज इक्वल टू दी Vm डिवाइडेड बाई समथिंग समथिंग Vm डिवाइडेड बाई Xc। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, एंगल कितना रखेंगे? एंगल जो रखेंगे प्लस 90 डिग्री का रखेंगे, इस तरह से। तो ये जो वेवफॉर्म आपकी Im की है, ये वेवफॉर्म Vm की है। तो इन दोनों में जो एंगल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दैट इज प्लस 90 डिग्री। तो दिस इज व्हाट? दिस इज दी फेजर डायग्राम। क्या है ये फेजर डायग्राम है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है प्लस वेवफॉर्म बनाना है आपको।
वेव फॉर्म बनाना है प्लस फेजर डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में सारी बातें जो हमने करी प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, जिसमें हमने देखा कि मैथमेटिकली किस तरह से डिराइव किया जाता है और यहां पे समझा कि 90 डिग्री से करंट लीड करता है वोल्टेज को, एंड फेज वेव फॉर्म के थ्रू भी हमने देखा कि किस तरह से करंट की वेव फॉर्म 90 डिग्री आगे आगे चल रही है वोल्टेज से, और फेजर डायग्राम से भी हमने देखा कि किस तरह से वोल्टेज और करंट में प्लस 90 डिग्री का फेस एंगल होता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जो आपके लिए सारी क्लासेस स्पॉन्सर कर रहा है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने मेरी प्योर रजिस्टिव सर्किट की अगर बात करें, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, या फिर एसी सर्किट की क्लासेस नहीं देखी है, तो आपको यहाँ पर आइकॉन्स मिल जाएंगे। इन आइकॉन्स पे क्लिक करके प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और एसी सर्किट की क्लासेस को आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।